हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम पढ़ाने वाले हैं कक्षा 10 की गणित है, लेकिन कक्षा 9 और 10 दोनों कक्षाओं में यूज होने वाले जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के जो सूत्र हैं, जैसे क्या हो गया बेलन, शंख, गोला, अर्धगोला, घन और घनाभ, इनके सभी सूत्रों को इस वीडियो में बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने वाले हैं और पूरा वीडियो अंत तक देखिए, बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं घन घन से। देखिए घन, और यहाँ पे हम घनाभ लिखते हैं। ठीक है, सारे फार्मूलों को बेहतरीन तरीके से समझना है बस। नंबर एक, घन क्या होते हैं। घन को हम क्यूब बोलते हैं। क्या? क्यूब। इसको हम क्यूबॉइड बोलते हैं। ठीक है, चलिए घन क्या होता है। घन वर्गों से मिलकर बनता है। 6 वर्गों से मिलकर बनता है। और ये कैसे होता है, देखिए एक ये वर्ग हो गया, एक ये वर्ग हो गया। वर्गों को इस तरह बनाना है और किनारे वाले सिरों को नजदीक वाले किनारे से जोड़ देना है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 8 शीर्ष होते हैं। क्या होते हैं? शीर्ष होते हैं। ये शीर्ष होते हैं। ये हमारे कोने हैं जो कि शीर्ष कहलाते हैं। ध्यान रखना, इनकी संख्या कितनी होती है? 8। और कोरे कितनी होती हैं? इसमें कोरे, जो कोरे होती हैं, वो कोरे जो जब दो दीवारें एक दूसरे से मिलती हैं या 3 दीवारें एक दूसरे से मिलती हैं तो वहाँ पे कोर बनते हैं। ठीक है, जैसे दो दीवारें एक दूसरे से मिलेंगी यहाँ पे, तो यहाँ पे कोना बनेगा, तो ये हमारी कोर है। ये एक कोर, दो कोर, तीन कोर, चार कोर। चार तो नीचे कोर हो जाएंगे और चार इस साइड के हो जाएंगे और चार ऊपर साइड हो जाएंगे। ठीक है, चार ऊपर साइड हो जाएंगे। तो इसमें कोरें कितनी होती हैं? 12। इसमें कोरें कितनी होती हैं? 12 कोरें होती हैं। ठीक है, इसी तरह घनाभ में भी देख लेते हैं। और देखिए इसमें सिर्फ एक भुजा दी होती है। एक भुजा दी होती है। बात समझ आ गई? ये जो घन होता है इसमें सिर्फ एक ही भुजा होती है और एक भुजा सब में बराबर होती है। कौन कौन सी? ये भुजा हो गई, ये भुजा हो गई और ये भुजा। यानी ए हमारी ऊंचाई, ए हमारी लंबाई, ए हमारी चौड़ाई, सभी क्या होती है? यल बराबर भी ए, बी बराबर भी ए और एच बराबर भी ए ही होती है। ये हमारा होता है घन। इसी तरह से घनाभ में भी देख लेते हैं। नंबर एक, ये किससे मिलकर बनता है? ये 6 आयतों से मिलकर बनता है। 6 आयतों से मिलकर बनता है। ये आयतों से मिलकर बनते हैं, 6 आयतों से मिलकर बनेंगे। दूसरा नंबर, ये चित्र कैसे होता है, देखिए आयत ही बनाने से ही हमारा घनाभ बनता है। ठीक है, आयत बन गया। अब यहाँ पे इसके ऊपर एक आयत बना दो। ठीक है, ऐसे इसको मिला दें, ऐसे इसको मिला दें, इसको ऐसे और इसको ऐसे, तो इस तरह से ये घनाभ बन जाता है। ठीक है,
जिसकी ये हमारी क्या होगी, लंबाई होगी, और ये चौड़ाई ब्रेथ होगी, और ये ऊंचाई हाइट यानी h होगी। ठीक है, तो इसमें 3 नापे दे रखी होती हैं। चलिए पहले इसमें बताते हैं शीर्ष कितने होते हैं। जो शीर्ष इनमें जितने होते हैं उतने ही शीर्ष इसमें भी होते हैं। लिखेंगे इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 8 शीर्ष होते हैं। शीर्ष मतलब कोने। ठीक है, इसमें 8 शीर्ष होते हैं। फिर इसके बाद थर्ड नंबर, इसमें जहाँ दो पृष्ठ एक दूसरे से मिलते हैं वो हमारी कोरे बनती हैं। ठीक है, तो इसमें कितने कोरे होती हैं, कितनी लाइनें हैं? देखिए 4 लाइनें ऊपर दिख रही हैं, और 4 लाइनें साइड में दिख रही हैं, और 4 लाइनें नीचे दिख रही हैं। तो 4 तो नहीं 12 कोरे होती हैं। इसमें कितने कोरे होती हैं? 12 कोरे होती हैं। और आगे नंबर 2, इसमें जो है जो भुजाएं दे रखी होती हैं वो 3 भुजाएं, 3 मापें दे रखी होती हैं। इसमें LBH लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, 3 नापे दी होती हैं। ठीक है, इसमें LBH 3 नापे दी होती हैं। अब चलिए इनके सारे फार्मूले देख लेते हैं। अब ये तो अच्छे से नोट करते जाएंगे। नोट करने के बाद अब फार्मूले जो हम आपको बताएंगे ना वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से और 3 डायमेंशन तरीके से होगा। ठीक है, इसको मिस मत करना। चलिए ये देखते हैं घन, और घन आपका चित्र बन चुका है। अब ये सारे क्षेत्रफल देखते हैं। तो पहले देखते हैं वक्र पृष्ठ क्या होता है। वक्र पृष्ठ क्या होता है इसका? देखिए वक्र पृष्ठ क्या होता है, जिस भी चीज को चारों तरफ से देखा जा सके, ऊपर और नीचे को छोड़कर चारों तरफ से जो चीज देखी जा सकती है वो सारा पृष्ठ वक्र पृष्ठ होता है। जैसे हम ये एक घनाकार टुकड़ा है, ठीक है, घनाकार टुकड़ा कोई भी चीज हो सकता है। चलिए ये घनाकार टुकड़ा है, इसको ऊपर और नीचे से पकड़ लो और चारों तरफ से घुमा कर देखो तो कितने पृष्ठ दिखेंगे? 1 2 पीछे 3 बगल में 4, चारे पृष्ठ दिखेंगे ना। तो यही हमारा वक्र पृष्ठ होता है। अगर जब भी संपूर्ण पृष्ठ की बात कर दें तो नीचे वाला पृष्ठ और ऊपर वाला पृष्ठ इनको भी जोड़ने के बाद हमारा संपूर्ण पृष्ठ बन जाता है। ठीक है, तो ये एक घन है, तो घन के ऊपर और नीचे का सिरा पकड़ लो और फिर घुमा दो, जितने पृष्ठ तुम देखोगे वही हमारा क्या होगा? वक्र पृष्ठ। तो वो वक्र पृष्ठ होते हैं। ठीक है, तो चार चार वर्ग हैं, चारे वर्ग तो दिखेंगे, तो इसका वक्र पृष्ठ क्या होगा? 4a², क्योंकि सारी भुजाएं हमारी a ही तो हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। तो 4 वर्ग है तो 4 गुणे भुजा स्क्वायर, यही हमारा क्या हो जाएगा? वक्र पृष्ठ। इसको हम 4 दीवारी का क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं, जैसे जो उसमें बोलेंगे। और संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ कोई भी चीज याद नहीं करना है, केवल समझना है, समझ के ही फार्मूले बना लेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल सबको पता ही होगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? 4 इंटू ए ए भुजा स्क्वायर होता है। उसी तरह से वक्र पृष्ठ में घुमाकर देख लो, 4 पृष्ठ दिखेंगे तो 4a² बन जाएगा। संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो संपूर्ण पृष्ठ की बात करते हैं तो क्या होता है? पूरे पृष्ठ जो चारों तरफ से घूमकर देखने पर दिखेंगे और ऊपर और नीचे से भी दिखेंगे, तो पूरे पूरे पृष्ठ हमारे संपूर्ण पृष्ठ होते हैं। और संपूर्ण पृष्ठ में जो क्षेत्रफल लिखा जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ ये क्षेत्रफल ही होते हैं, इनका मात्रक हमेशा वर्ग इकाई में लिखा जाता है।
वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग डेसीमीटर, इस तरह से वर्ग में ही लिखा जाना है। तो संपूर्ण पृष्ठ की बात करते हैं तो इसको घुमाकर देखो तो 4 ये पृष्ठ दिखेंगे और एक नीचे है एक ऊपर है, तो सभी पृष्ठ कितने हो जाएंगे? 6। तो संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा? 6a²। कैसे? क्योंकि एक वर्ग का क्षेत्रफल a² होता है, तो 6 वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? 6a²। चाहे a² को 6 बार जोड़ो, चाहे 6 का गुणा कर लो। चलिए अब आयतन देखते हैं कि आयतन कैसे निकालते हैं इस घन का। ठीक है, तो आयतन, सबसे पहले ये समझते हैं कि आयतन होता क्या है। ठीक है, आयतन क्या होता है? जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें होती हैं, वो आयतन होता है। अब ऐसे आयतन कैसे समझेंगे? तो देखिए, जिस चीज में कोई भी वस्तु वो या कोई भी चीज कितनी भरी जा सकती है, वो नाप जो जितनी भरी जा सकती है उसी को हम आयतन बोलते हैं। जैसे 1 मीटर गड्ढा खोदा गया, 1 मीटर गहरा खोदा गया और 1 मीटर चौड़ा खोदा गया, 1 मीटर ऊंचाई का गड्ढा खोदा गया। अब इसमें जितनी मिट्टी निकाली गई है उसका आयतन 1 घन मीटर होगा, क्योंकि उसकी एक लंबाई है, 1 मीटर चौड़ाई है और 1 मीटर ऊंचाई है। तो जितनी मिट्टी इस गड्ढे से निकाली जा रही है उतना जो आयतन होगा ना, 1 घन मीटर या 1 मीटर क्यूब आयतन होगा। जब भी कोई आयतन की बात कर दे तो समझ लेना मात्रक से ही हम पहचान जाएंगे। जैसे 25 या 25 का 125 घन मीटर है। ठीक है, कोई भी चीज है जो 125 घन मीटर, समझ में आ गया कि 125 घन मीटर का आयतन है। अब इसमें तुमको समझना है कि 125 घन मीटर आयतन आखिर कितनी नाप होती है। तो देखिए, 5 मीटर गहरा, 5 मीटर चौड़ा और 5 मीटर लंबा। ठीक है, यानी 5 मीटर लंबाई का, 5 मीटर गहराई का और 5 मीटर ऊंचाई का, इतना गड्ढा हमारा 125 घन मीटर का होगा। चलिए, आयतन समझ गए होंगे कैसे आयतन होता है ये। अब आयतन देखते हैं इस घनाभ का या सॉरी घन का आयतन क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, चौड़ाई भी, लंबाई भी a है, चौड़ाई भी a है और ऊंचाई भी a है, क्योंकि इसमें एक ही भुजा दे रखी होती है, कोई दूसरी भुजा नहीं होती है। घन में अगर एक भुजा दे रखी हो तो उसकी सभी चीजें निकालना बड़ा आसान हो जाता है। तो घनाभ का वो घन का आयतन क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। कहने का मतलब कितना आएगा? a³। ठीक है, समझ में आया ना? अगर कोई पूछ ले कि घन का आयतन क्या होता है तो क्या बताएंगे? a³। ठीक है, इसका जो मात्रक होगा घन में लिखें या क्यूब में लिखें, बात वही है। जैसे घन सेंटीमीटर हो गया या सेंटीमीटर क्यूब हो गया, तो इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये होता है हमारा आयतन। अब देखते हैं घनाभ के विकर्ण की लंबाई, सॉरी घन के विकर्ण की लंबाई। अच्छा, विकर्ण क्या होता है? विकर्ण की लंबाई ये कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए, ये एक वर्ग है। क्या है ये? वर्ग, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं वही तो वर्ग होता है। तो ए भुजा ये है, ए भुजा ये है। अगर वर्ग का विकर्ण कोई खींचते हैं तो ये हमारा कर्ण बनेगा कि नहीं? क्या होगा? ये कर्ण होगा, और ये आधार और ये ऊंचाई। तो कर्ण बराबर क्या होता है? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है कि नहीं? तो इनको जोड़ेंगे तो a² प्लस a² बराबर 2a²। तो अब अगर इसका विकर्ण की बात करेंगे तो √2a बन जाएगा। इस तरह से ऊंचाई इसकी a है और आधार इसका √2a हो जाएगा और ये हमारा विकर्ण हो जाएगा। तो इसकी विकर्ण की लंबाई क्या हो जाएगी? इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग। तो इसका वर्ग अगर करेंगे तो 2a² बन जाएगा, इसका वर्ग करेंगे तो a² बन जाएगा। और
पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दो तो ये 2a स्क्वायर है, ये a स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा? 3a स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 3a स्क्वायर। और जब भी हम कर्ण की माप निकालेंगे ना तो इसका अंडर रूट कर देंगे। तो अंडर रूट का मतलब होता है अंडर रूट 3 हो जाएगा और a स्क्वायर है तो a बाहर निकल जाएगा। तो अंडर रूट 3a ये हमारे घन के विकर्ण की लंबाई आ जाएगी। बस घन में इतने ही सूत्र हैं। अब घनाभ की बात करते हैं। लिखेंगे घनाभ का वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ की बात करें तो वक्र पृष्ठ घनाभ का क्या होगा? चलिए वक्र पृष्ठ फिर से बता दे रहे हैं। वक्र पृष्ठ क्या होता है कि ये घनाकार है, इसको ऊपर और नीचे से पकड़ लो, पकड़ने के बाद इसको चारों तरफ घुमा दो तो कितने पृष्ठ दिखेंगे? एक ये पृष्ठ दिखेगा, एक ये पृष्ठ दिखेगा, एक ये पृष्ठ दिखेगा, एक पीछे वाला पृष्ठ दिखेगा। कहने का मतलब ये एक घन है, घनाभ। घनाभ है। अगर हम इसको ऊपर और नीचे पकड़ के ऐसे घुमाते जाएं तो ये पृष्ठ दिखेगा, फिर ये दिखेगा, फिर ये दिखेगा, फिर ये दिखेगा। कहने का मतलब चारे पृष्ठ तो दिखेंगे। यही हमारे क्या है? यही हमारे क्या है? वक्र पृष्ठ के अंतर्गत आते हैं। बात समझ आ गई ना? और देखिए ये है हमारी लंबाई, ये है चौड़ाई और ये है ऊंचाई। घनाभ में 3 नापें होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अब देखेंगे तो ये सिरा है, ये पूरा एक आयत है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। लेकिन 2 भुजाएं होती हैं, एक नीचे वाली और इसमें एक ऊपर वाली, और ऊपर वाली ऊंचाई हमारी h है। तो अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई गुणे ऊंचाई हो जाएगा LH। और यही जो पृष्ठ इधर है वही पृष्ठ पीछे भी है, तो इसका भी क्षेत्रफल LH हो जाएगा। समझ में आया ना? जैसे इसको देखिए, जितना क्षेत्रफल इसका है उतना ही क्षेत्रफल इसके पीछे वाले का है कि नहीं? और जितना क्षेत्रफल इसका निकालेंगे उतना ही क्षेत्रफल इसका भी निकालेंगे। तो कहने का मतलब लंबाई गुणे ऊंचाई इसका क्षेत्रफल हो गया, तो पीछे वाली दीवार का भी LH हो जाएगा। प्लस अब जितना क्षेत्रफल इस दीवार का होगा उतना ही क्षेत्रफल इस दीवार का होगा। तो इसकी चौड़ाई क्या है? B और ऊंचाई क्या है? H। तो इसका BH हो गया क्षेत्रफल, इसके पीछे वाली दीवार का भी हमारा क्या हो जाएगा क्षेत्रफल? BH। तो ये होता है घनाभ का वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ समझ में आ गया? मतलब कहने का ये है, अगर हम इसको ऐसे घुमा दें तो 1 2 3 4 ये 4 पृष्ठ दिखेंगे। यही हमारा वक्र पृष्ठ होता है। संपूर्ण पृष्ठ में क्या होता है? नीचे वाला पृष्ठ और ऊपर वाला भी पृष्ठ वक्र पृष्ठ में जोड़ देते हैं तो क्या बनता है? संपूर्ण पृष्ठ। तो इसको अगर ठीक ढंग से लिखेंगे 2LH प्लस 2BH, और इसको ठीक ढंग से लिखेंगे 2L प्लस B, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? H। ये हमारा होता है घनाभ का वक्र पृष्ठ। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को चार दीवारी का क्षेत्रफल बोलते हैं। इसी को चार दीवारी का क्षेत्रफल कहते हैं। चाहे घनाभ की चार दीवारी का क्षेत्रफल कहा जाए, चाहे वक्र पृष्ठ कहा जाए, और चाहे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला जाए, ये तीनों एक ही होते हैं। ठीक है? और ये हमारे क्षेत्रफल होते हैं। इसलिए इसका जो है क्षेत्र मात्रक जो होता है वर्ग में होता है, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर, इस तरह होता है। अब देखते हैं संपूर्ण पृष्ठ। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? चलिए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ देखते हैं। अब देखिए, चाहो तो वक्र पृष्ठ में ऊपर वाला LB, ऊपर वाले की जो क्षेत्रफल होगा वो लंबाई L है, चौड़ाई B है, तो LB ही तो होगा।
और जो क्षेत्रफल ऊपर का होगा वही नीचे वाले का भी होगा, क्योंकि लंबाई ये है, चौड़ाई ये है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, L गुणे B, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल यही तो होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्या करेंगे, वक्र पृष्ठ में एक LB ऊपर वाला, एक LB नीचे वाला जोड़ देंगे, तो 2LH प्लस 2BH प्लस 2H 2LB है ना, इन सबको जोड़ देंगे तो ये हमारा संपूर्ण पृष्ठ बन जाएगा। इसको ठीक ढंग से लिखेंगे तो 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL, इस तरह से नोट कर सकते हैं। और या तो हम लिख सकते हैं क्या, 2 ब्रैकेट L प्लस B इंटू H और प्लस 2LB, ये भी हमारा संपूर्ण पृष्ठ होता है, उसी से ये बना है। बात समझ में आ गई ना। कोई भी फार्मूला रट्टा नहीं मारना है, केवल समझना है। समझने से क्या होगा कि सवाल में ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कौन सा फार्मूला इसमें यूज होने वाला है। समझ में आ गया। चलिए अब लिखते हैं घनाभ का आयतन। क्या है, घनाभ का आयतन। कोई दिक्कत नहीं, हमने बताया था कि लंबाई और चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यही तो घनाभ का आयतन होता है। L गुणे B गुणे H, इसको हम और तरीके से लिख सकते हैं, क्षेत्रफल गुणते ऊंचाई। अगर हम आधार के क्षेत्रफल में ऊंचाई का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें आयतन मिल जाता है। बात समझ में आ गई। तो ये सारे फार्मूले अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है। अगर हम इसके घनाभ के विकर्ण की लंबाई बात करें तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई क्या होगी, √L² प्लस B² प्लस H²। कैसे निकलेगा, तो देखिए यहां से इसको मिलाएंगे तो ये देखो 90 अंश में ही होगा। क्यों, क्योंकि ये आयत है नीचे वाला और L और B आपस में 90 अंश के कोण पर ही होंगे। तो 90 अंश के कोण पे होंगे तो पाइथागोरस प्रमेय बन जाएगा। ये कर्ण है, ये आधार, ये लंब, तो लंब आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो जब कर्ण निकालोगे तो √L² प्लस B² आएगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा, √L² प्लस B² हो जाएगा। इसका वर्ग और प्लस H का वर्ग, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये विकर्ण की लंबाई आ जाएगी, क्योंकि ये आधार बन जाएगा और ये ऊंचाई बन जाएगी। तो इसका जो विकर्ण की लंबाई आ जाएगी √L² प्लस B² प्लस H²। ये सारे फार्मूले घन और घनाभ के हैं। अब इसके बाद फार्मूले हम बताने जा रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, शंकु, बेलन और अर्धगोला और पूरा गोला, इन सब के सूत्र अब देखेंगे बारी बारी से। ये सारे फार्मूले अच्छे से नोट कर लो और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए इसको नोट कर लिया। चलिए शंकु को देखते हैं। शंकु के सारे फार्मूले समझते हैं बेहतरीन तरीके से। शंकु जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोन। और शंकु कैसे होता है, शंकु ऐसे होता है, जो जोकर की टोपी होती है वो शंक्वाकार ही होती है। ये हमारा शंकु होता है। तो इसकी तिर्यक ऊंचाई क्या होती है, L, और इसकी जो हाइट होती है H, S से प्रदर्शित करते हैं हाइट को, और ये हमारी क्या होती है, रेडियस, जिसको हम त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है। अगर शंकु के सवाल में अगर 3 चीजें पता होती हैं तो हम सब चीजें निकाल सकते हैं। तो उसी के हम सूत्र यहां पे पढ़ेंगे। तो देखिए शंकु को अगर खोला जाए तो शंकु कैसे बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा। और थोड़ा बड़ा भी हो सकता है। ठीक है। शंकु को अगर यहां से काट के ऐसे अगर फैला दिया जाए तो कुछ ऐसे ही बन जाएगा। और ये जी जो नीचे लिखा हुआ है, तो नीचे ये एक वृत्ताकार होगा। नीचे का भाग जो है गोल गोल है, तो नीचे से कुछ ऐसे दिखेगा और खोल के इसको फैला दिया जाएगा जो इस तरह से दिखेगा शंकु। ठीक है। अब नीचे की त्रिज्या r है तो इसकी रेडियस तो r ही होगी। जब r होगी तो इसका जो परिमाप होगा, परिमाप कितना होगा,
टू पाई आर। इसका परिमाप कितना होगा? परिमाप यानी परिधि, और परिधि का मतलब होता है इस तार की ये पूरी लंबाई, ये जो चारों तरफ गोल गोल बना हुआ है रिंग तार, तो इसकी टोटल लंबाई जो आएगी 2 पाई आर होती है। समझ में आ गया? और ये जो यल है वो यल ये होगी। समझ में आ गया? क्लियर हुआ कि नहीं? अगर इसको हम काट के इस तरह फैला देते हैं तो इस तरह बन जाता है, और नीचे का जो गोल गोल भाग है उसको हमने नीचे रख दिया। अब ये भी याद रखना, जो नीचे की ये चाप की लंबाई देखा जाए तो ये त्रिज्यखंड के रूप का बन गया, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये चाप की लंबाई जो होगी वो किसके बराबर होगी? इस वृत्त के बराबर ही तो होगी, क्योंकि यही चारों तरफ से घूम के जुड़ी थी, है ना? तो ये जो टोटल जो रिंग तार की परिधि है वो इसकी लंबाई के बराबर होगी। समझ में आ गया? तो अब देखते हैं शंकु का, पहले नाप लिख, क्या है ये, क्या क्या चीजें दे रखी होती हैं वो लिखते हैं। जहां L बराबर क्या है? तिर्यक, ऊंचाई, और H बराबर शंकु की ऊंचाई, और R बराबर क्या है? शंकु की त्रिज्या। ये तीनों चीजें पता है क्या क्या है, कौन क्या है? अब हमने क्या किया, इस शंकु को हमने काट के फैला दिया तो जो इस तरह बन गया, और एक जो नीचे जो दिख रहा था वो गोल गोल भाग इस तरह होगा। तो इससे हमने क्या पता किया कि जो रिंगदार भाग है इसकी त्रिज्या r थी, तो इस रिंगदार भाग की जो लंबाई है टोटल वो 2 पाई r हो जाएगी, वृत्त की परिधि के बराबर होगी ना। और ये छोटे से हम सूत्र को लिख दे रहे हैं। शंकु क्या बोलते हैं, वृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि ये क्या होती है? 2 पाई आर। समझ में आ गया? ये दोनों चीजें हमें मालूम है अच्छी तरीके से। और वृत्त कैसे होता है? कुछ ऐसे होता है। इसका अगर कोई क्षेत्रफल पूछे तो पाई आर स्क्वायर, अगर परिधि पूछे यानी इसकी लंबाई पूछे तो इसका परिधि क्या होता है? 2 पाई आर, और इसकी त्रिज्या क्या है? आर। बस इन्हीं सूत्रों का प्रयोग करके हम सभी सूत्रों को निकालेंगे। ध्यान से देखिए, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाला है। तो हमने इसको काट के फैला दिया तो ये हो गया, और 2 पाई आर ये हो गया, 2 पाई आर इसके बराबर होगा। अब देखिए शंकु का, शंकु की, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या है? अब देखिए तिर्यक ऊंचाई का सूत्र कैसे निकालेंगे। हमें पता है पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। यहाँ पे इसको हमने मिलाया तो ये 90 अंश के कोण पे ही तो मिलेगा, ये 90 अंश कोण बन रहा है कि नहीं? और जब 90 अंश कोण बन रहा है तो उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। क्या लगाते हैं? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, होता है कि नहीं? चाहे लंब पहले लिखो चाहे आधार पहले लिखो। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो कि कर्ण लिखी हुई है, तो यल बराबर या यल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगी? पहले हम सूत्र लिखे दे रहे हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र। अब यहाँ पे लगाएंगे क्योंकि 90 अंश के कोण पे है ना, तो यल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? लंब स्क्वायर यानी एच स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर। तो यल बराबर इधर का स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट क्या आ जाएगा? लग जाएगा। तो ये हमारा फार्मूला एल का मान हो जाएगा। बात समझ में आ गई? जब यल का मान आ गया कोई दिक्कत नहीं, यल का मान तो साधारण था, आराम से चला गया। अब आगे फार्मूले कैसे बनाने वाले हैं जरा उसको ध्यान देंगे। देखिए अगर हम इसको छोटे छोटे पार्ट में काट लें, कितने पार्ट में काट लें? 1 2 3 4 5 6 और 7।
इसको हम 8 कर देते हैं। ठीक है, अब इस तरह से हमने काट लिया। अब इस तरह काटने के बाद इसको अगर हम सेट कर दिया, कैसे, इस छोटे भाग को ऐसे और एक को ऐसे सेट कर दिया, ऐसे सेट कर दिया, एक को ऐसे सेट कर दिया, कितने 8 भाग बचे हुए हैं, 4 भाग ऊपर हो जाएंगे और 4 भाग नीचे हो जाएंगे। समझ में आ गया? अब देखिए, इसको हमने आधा कर लिया, कितने हैं, 1 2 3 4, 4 भाग हो गए, और 4 भाग 1 2 3 4, 4 भाग यहाँ पे भी है। समझ में आ गया? तो 4 भाग करने के बाद ये एक आयत बन गया, जिसकी ये पूरी जो लेंथ है ना, ये पूरी 2πr है। तो ये 4 भाग नीचे जुड़े हैं, तो ये πr तो होगी, तो ये भी πr होगी। बात समझ में आई कि नहीं? नहीं आई क्या? देखिए, यहाँ पे हमने 4 टुकड़ों को काट दिया, आगे 4 टुकड़ों को काट दिया, तो 4 टुकड़े यहाँ तक है ना, है ना? तो ये 4 टुकड़ों की 2π होगी, ये 4 टुकड़ों की भी 2π होगी। तो 4 को हमने ऊपर से लटकाया और 4 को नीचे से सेट किया, तो इस तरह से πr ये हो जाएगी लंबाई, और πr लंबाई ये हो जाएगी। आया कि नहीं समझ में? पूरी 2πr है ना, तो आधी हमने ऊपर से लटका दिया, आधी हमने नीचे से लटका दिया, तो टोटल लंबाई के ऊपर की लंबाई πr, नीचे की भी लंबाई πr। ठीक है, और ये अगर देखा जाए तो ये कितनी है, यल है, तो यल का मान ये है, यल का मान ये भी है। तो एक तरह से ये आयत बन गया कि नहीं? एक तरह से क्या बन गया, आयत। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हमें इसका क्षेत्रफल ही तो निकालना है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई को क्या लिखेंगे, लंबाई को हम πr लिखेंगे, और चौड़ाई क्या है, यल। तो इस तरह से πr यल हमारा वक्र पृष्ठ आ जाएगा। तो वक्र पृष्ठ कैसे ज्ञात किया, बात समझ में आई कि नहीं? ये केवल सूत्र समझा रहे हैं, बाकी ऐसे निकालना नहीं है तुम्हें, ये सूत्र केवल बनाने का बता रहे तरीका कि कैसे बनाया गया है सूत्र। बात समझ में आ गई? चलिए इसको फिर से एक बार समझा देते हैं। हमें पहले ये पता होना चाहिए शंकु का वक्रपृष्ठ होता क्या है। वक्रपृष्ठ हमने बताया था ऊपर और नीचे को छोड़कर जो तुम्हें दिख रहा है वो सब पूरा वक्रपृष्ठ ही है, यानी इसमें ऊपर तो कुछ दिखेगा नहीं, ऊपर तो कुछ है भी नहीं, नीचे का पृष्ठ केवल छोड़ दो, नीचे वाला पृष्ठ केवल छोड़ दो, बाकी चारों तरफ दिखोगे तो क्या क्या भाग दिखेगा, यही तो भाग दिखेगा, ये पूरा पूरा भाग दिखेगा कि नहीं। जोकर की टोपी में क्या दिखता है, अंदर से कुछ नहीं होता है ना, तो यही तो हमारा दिखेगा भाग, यही हमारा वक्र पृष्ठ होता है। क्या होता है, वक्र पृष्ठ। अब इसका हमें क्षेत्रफल निकालने का तरीका हमने बताया है कि क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो हमने क्या किया है, इसको हमने काट दिया, काटने के बाद उसको इस तरह हमने फैला दिया। अब जो नीचे का घेराव है इसकी लंबाई कितने के बराबर होगी, इसकी लंबाई जो है वृत्त के बराबर होगी। तो वृत्त हमने एक बनाया, उसके नीचे का जो नीचे जो वृत्ताकार था उसको हमने बाहर खींच दिया। इससे क्या पता चला कि त्रिज्या r है तो इसका लंबाई जो होगी वो 2πr होगी कि नहीं। अब 2πr इसकी होगी तो इसके घेराव की भी 2πr होगी, क्योंकि यही चीज तो आपस में जुड़ा है। तो हमने क्या किया, इसके 8 टुकड़े कर दिए। 8 क्यों किए, सम टुकड़े ही करना है, विषम टुकड़े नहीं करना है। तो 4 भाग ऊपर से लटका दिया, 4 भाग नीचे से लटका दिया, तो ये पूरे 8 टुकड़े की लंबाई 2πr थी, 4 टुकड़ों की लंबाई πr हो जाएगी कि नहीं। तो ऊपर भी πr नीचे भी πr, समझ में आ गया। और ये हमारी लंबाई कितनी है, यल है, ये सबको पता है। तो यल ये भी है और यल ये भी है। इस तरह से ये कौन सा त्रिभुज बन गया, कौन सा चतुर्भुज बन गया, आयत। ठीक है, आयत बन गया। और आयत बनने के मतलब है क्या, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे क्या होता है, चौड़ाई। तो लंबाई हो जाएगी πr और चौड़ाई हो जाएगी यल।
तो इस तरह से जो क्षेत्रफल आएगा पाई आर यल, यानी इसका क्षेत्रफल हमारा पाई आर यल आ जाएगा। और ये क्षेत्रफल किसके बराबर है? शंकु के वक्रपृष्ठ के। तो शंकु का वक्रपृष्ठ क्या हो जाएगा? शंकु का वक्रपृष्ठ क्या हो जाएगा? पाई आर एल। इस तरह से हम शंकु का वक्रपृष्ठ ज्ञात करते हैं। अब आगे देखते हैं। चलिए अब इसका देखते हैं संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकालते हैं। संपूर्ण पृष्ठ। अब ये संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? अगर संपूर्ण पृष्ठ की बात की जाए तो हमने बताया था सभी का जितना भी पृष्ठ हम ऊपर नीचे अगल बगल चारों तरफ से कितना भी देख सकते हैं वो सारा होता है संपूर्ण पृष्ठ। अभी तक क्या था? ये गोल गोल भाग देख सकते थे चारों तरफ से, ये होता था वक्रपृष्ठ, जो कि क्या होता है? पाई आर एल। और नीचे वाला भाग छूट गया था, अब नीचे वाला भाग भी इसमें रखना है, तभी तो बनेगा संपूर्ण पृष्ठ। तो ऊपर का 2 पाई आर और नीचे का क्या हो जाएगा? ये वृत्ताकार भाग है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। बात समझ में आएगा कि नहीं? अभी ऊपर का हमने क्षेत्रफल निकाला, पाई आर यल निकला था। अब नीचे का हमें पता है वृत्त की वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो नीचे का भी क्षेत्रफल ऐड कर दो वक्र पृष्ठ में, तो क्या बन जाएगा? संपूर्ण पृष्ठ। क्या बन जाएगा? संपूर्ण पृष्ठ। इसको लिख सकते हो शंकु का वक्र पृष्ठ और प्लस वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, समझ रहे हो? शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, ये होता है संपूर्ण पृष्ठ। इसको चाहो तो कॉमन लेके भी लिख सकते हो, पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। लेकिन ये चीज याद करने में बहुत कंफ्यूजन होते हैं सब लोग, इस वजह से ये चीज ना पढ़ो। अगर याद है तो पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हम इस तरह याद करेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस नीचे वाला वृत्ताकार भाग है जिसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। चलिए अब हमें क्या लिखना है? शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है? ठीक है, शंकु का आयतन क्या होता है? देखिए, वैसे हमने क्या बताया था, नीचे का क्षेत्रफल क्या है? पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल में ऊंचाई का गुणा करने से उसका आयतन निकल आता है ना? लेकिन यहाँ पे ऊंचाई का गुणा करेंगे तो आयतन क्या निकल आएगा? हाँ, निकल तो आएगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये होता है कि ये आगे जाके सिकुड़ रही है, आगे क्या हो रही है? खत्म हो रही है ना? और जब आगे खत्म हो रही है तो इसका मतलब किससे? एच से तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो एच से तो मल्टीप्लाई करेंगे, आयतन तो होगा, लेकिन आगे खत्म हो रही है, इस वजह से 1/3 रहेगा। यहाँ पे 1/3 का गुणा कर देंगे। अब इसको याद कैसे करना है? कोई दिक्कत नहीं, इसको याद करने के लिए शंकु के 3 कोने होते हैं, इस वजह से 3 का भाग कर देना है। अभी और एक तरीका बताएंगे, अभी इसको फिलहाल ऐसे ही रखेंगे। अब हम देखते हैं वृत्त वो बेलन के बारे में। बेलन, ठीक है, जिसको सिलेंडर बोलते हैं। और बेलन कैसे होता है? कुछ ऐसे होता है ना बेलन। इसकी ऊंचाई क्या होती है? इसकी ऊंचाई है h और इसकी त्रिज्या क्या होती है? r। बस r और ऊंचाई, ये 2 चीज़ें अगर पता हो गई तो समझ लें कि हम बेलन की सभी चीज़ें ज्ञात कर सकते हैं। और शंकु में भी केवल 2 चीज़ें पता हो तो इसमें भी सभी चीज़ें ज्ञात कर सकते हैं। अभी ये जो आयतन है ना 1/3 क्यों किया गया है, अभी आपको बताते हैं। देखिए, शंकु का जो वक्रपृष्ठ होता है, वो आधार, ये बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है? बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है? अब हमने क्या बताया था, ऊपर और नीचे वाले भाग को पकड़ लो और फिर घुमा कर देख लो, वही तो वक्रपृष्ठ होता है। अच्छा, एक पाइप है जिससे पानी निकलता है, ये कटा हुआ इतना बड़ा पाइप है, उसको ऐसे ही रख दो, रखने के बाद उसके चारों तरफ से घूम कर देख लो,
तो क्या दिखेगा, उसका गोल गोल भाग ही तो दिखेगा, ऊपर का पृष्ठ और नीचे का पृष्ठ नहीं देख पाएंगे। तो जो घूम कर चारों तरफ से देख रहे हैं, ठीक है, वही हमारा वक्र पृष्ठ होता है। यानी वक्र पृष्ठ में कभी भी ऊपर वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल और नीचे वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं जोड़ते हैं। समझ में आएगा कि नहीं? अब इसका हमें वक्र पृष्ठ निकालना है, इस गोल गोल भाग का पूरा क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए, ये गोल गोल भाग की लंबाई कितनी होती है? ये वृत्ताकार है कि नहीं? ये वृत्ताकार है, इसकी लंबाई कितनी होती है? इसकी लंबाई देखा जाए तो क्या होती है? 2πr होती है ना, 2πr। अब इसकी लंबाई तो हमारी 2πr हो गई। अब इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है ना, तो लंबाई गुणे चौड़ाई का क्षेत्रफल मालूम है ना। तो सिर्फ इसमें, अब चौड़ाई तो है नहीं, ये ऊंचाई है, तो केवल हम ऊंचाई का, ये पूरी गोलाई में ऊंचाई का अगर गुणा कर दें तो हमें क्या प्राप्त होगा? शंकु का वक्र पृष्ठ। अब अगर इसको हम खोल के दिखाएं तो 20 से इसको काट दो, काटने के बाद कुछ ऐसे ही तो फैल जाएगा, ये ऐसे ही फैल जाएगा ना। तो इसका जो ये नीचे वाला भाग है, ये जो गोल गोल था, ये पूरा फैलाएंगे तो जितना वक्र पृष्ठ, इसका जो परिधि होते हैं ना गोल की, तो वही परिधि के बराबर ही तो होगी नीचे वाली लंबाई, है ना। और ये पूरी ऊंचाई कितनी है? h। तो ये आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई है 2πr और ऊंचाई है h। तो इस तरह से बेलन का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा? 2πrh। बात समझ में आ गई? चलिए, आ गई होगी। अब देखते हैं संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा बेलन का? तो बेलन का अगर संपूर्ण पृष्ठ निकालना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? वक्र पृष्ठ का ज्यों का त्यों लिख देंगे, 2πrh। क्यों लिख दिया? क्योंकि वक्र पृष्ठ तो रहेगा ही, साथ में ऊपर और नीचे वाला क्षेत्रफल ऐड करना है केवल। तो ऊपर और नीचे वाले जो क्षेत्रफल हैं वो क्या होंगे? अरे वृत्ताकार है ना, वृत्ताकार भाग है ना, तो वृत्त का ही तो क्षेत्रफल लिखा जाएगा। क्या? ऊपर का भी πr², नीचे का भी πr², तो क्या हो जाएगा? 2πr²। क्या हो जाएगा? 2πr²। अब इसको हम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल। क्यों? वक्र पृष्ठ हमने लिख दिया और इसका भी आधार का क्षेत्रफल और ये भी वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र बन जाएगा। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? 2πr ब्रैकेट h प्लस r कॉमन लेके लिख सकते हैं। और अक्सर लोग ये रट्टा मारते हैं और फिर भूल जाते हैं। तो ऐसे याद करने से ज़्यादा बेटर होगा। कैसे? बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल, यानी 2πrh प्लस 2πr²। इस तरह से हम बेलन का संपूर्ण पृष्ठ आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। अगर हम कहें बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन जो हमने बताया था, नीचे वाला क्षेत्रफल में ऊंचाई का मल्टीप्लाई कर दो, हो गया आयतन। नीचे का क्षेत्रफल क्या होगा? ये वृत्ताकार भाग है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। होता है कि नहीं πr²? जब वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल πr² है तो इसमें ऊंचाई का गुणा कर दो तो पूरा आयतन आ जाएगा। हमने बताया था क्षेत्रफल में अगर ऊंचाई का गुणा करते हैं तो पूरा पूरा आयतन आ जाता है। तो यहाँ पे हम ऊंचाई का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या प्राप्त हो गया? बेलन का आयतन। बात समझ आ गई? ये बेलन का आयतन है। अच्छा, अभी हम बता रहे थे यहाँ पे 1/3 का भाग क्यों किया गया है? क्योंकि याद रखना, जब ऊंचाई सेम हो और त्रिज्या भी सेम हो, जो शंकु की ऊंचाई हो वही बेलन की भी ऊंचाई हो, जो शंकु की त्रिज्या हो वही बेलन की भी त्रिज्या हो, तो क्या किया था हमने?
कि शंक्वाकार एक उसमें शंक्वाकार एक हमारे पास था प्लास्टिक का, उससे हमने पानी डाला इसमें। पानी डालने के बाद ये पूरा एक शंकु नहीं, एक शंकु डाला फिर नहीं भरा, दूसरा शंकु डाला भर के फिर भी नहीं भरा, तीसरा शंकु डाला तब ये बेलन भरा था। यानी 3 शंकुओं को या एक ही शंकु को पानी से भरकर 3 बार बेलन में डाला तब ये पूरा भरा था। इसलिए इसका आयतन पाई आर क्यूब है और मतलब पाई आर स्क्वायर एच है। तो इसका 1/3 करो ना, इसका एक तिहाई करो, तभी तो इसका आयतन निकलेगा। यानी ये 3 गुना है किसके, शंकु के आयतन का। तो जब ये 3 गुना है तो इसका 1 गुना क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। समझ में आया ना। इस तरह के 3 शंकुओं से जल भरकर ये बेलन में डालेंगे तब ये भरेगा। समझ रहे हो ना। इस वजह से यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच किया गया है। अगर फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो ये समझ लेना कि इसमें 1 2 3 कोने होते हैं ना, इस वजह से इसमें 3 का भाग कर देना। इसमें कोई कोना नहीं हो, पूरा पूरा एकदम फर्स्ट क्लास है, तो सिर्फ पाई आर स्क्वायर एच कर देना। बात समझ में आई ना। चलिए, बेलन और शंकु का सारे सूत्र कंप्लीट हो गए। अब देखते हैं अगला। अब देखते हैं गोला, जिसको हम बोलते हैं स्फेयर। ठीक है, और ये है अर्धगोला। ठीक है, अब गोले की अगर त्रिज्या देखी जाए तो क्या है, आर। गोला और वृत्त में क्या फर्क होता है, ये अगर ना पता हो तो सुनो। देखिए, गोला जो होता है वो 3 डायमेंशन में होता है, हम बाहर से भी देख सकते हैं और पास से भी देख सकते हैं। लेकिन वृत्त जो होता है ना, उसको हम दूर से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि वो चपटा होता है, और चपटा का मतलब होता है उसकी ऊंचाई नहीं होती है। बात समझ में आ गई ना। और जब ऊंचाई नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, उसको नहीं देख पाएंगे। तो गोला यही है, इसमें ऊंचाई भी है और ऊपर से भी देखने पर चपटा दिखेगा और साइड से भी देखने पर गोल दिखेगा। मतलब चलिए देखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ, वक्र पृष्ठ और आयतन कैसे निकालना है। चलो देखते हैं। वृत्त में केवल क्षेत्रफल होता है। हम गोले की बात करते हैं। गोले का वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है। देखिए, ये आर त्रिज्या का ये गोला है। क्या है, गोला है। और ये क्या है, अर्धगोला है। समझ में आ गया। इसका हमें वक्र पृष्ठ निकालना है। तो ये वक्र पृष्ठ क्या होगा, वक्र पृष्ठ बोले या संपूर्ण पृष्ठ बोले, बात एक ही है। और एक ही क्यों है, इधर देखो। क्योंकि ये गोला है, और गोला को हम बीच में रखने के बाद उसके चारों तरफ घूमकर देखेंगे तो सारा पृष्ठ दिखेगा कि नहीं। ऐसा तो है नहीं ऊपर से देखने का पर जो कुछ और दिखेगा, है ना। क्योंकि ये पूरा ऐसा गोल है और यहाँ से देखने का पूरा पूरा दिखेगा। इस तरफ का पूरा आधा भाग दिखेगा, वो पूरा घुमाएंगे तो फिर इस तरफ का भी पूरा भाग दिख जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, वक्र पृष्ठ कहा जाए या संपूर्ण पृष्ठ कहा जाए, दोनों हमारे एक ही क्षेत्रफल होते हैं। ठीक है, वक्र पृष्ठ का भी और संपूर्ण पृष्ठ का भी, दोनों का एक ही क्षेत्रफल होता है। क्या होता है देख लेते हैं। वैसे तो इसका 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब ये 4 पाई आर स्क्वायर क्यों होता है, तो इसको हमने एक प्रयोग किया। क्या, इसी त्रिज्या के 4 वृत्त काटे। हमने इसकी त्रिज्या नाप लिया। चलो, उधर जगह नहीं है तो इधर देख लेते हैं। ये 4 वृत्त काटे एक ही त्रिज्या के। ये छोटा दिख रहा है क्या, चलिए इसको बड़ा कर देते हैं। ये 4 वृत्त एक ही त्रिज्या के काटे हैं। इसके भी आर है, इसका भी आर है, और इसका भी आर है, और इसका भी आर त्रिज्या है।
ठीक है, एक ही त्रिज्या के 4 वृत्त हमने काटे और एक ही कागज के, और इसको हमने क्या किया, छोटी छोटी पट्टियों के रूप में इसको हमने काट दिया, पूरा हमने छोटी छोटी पट्टियों के रूप में काट दिया। गोल गोल हमने एक डिजाइन बना दिया, जो देखा होगा बर्थडे पार्टी में डिजाइन इस तरह से बने होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना। 4 वृत्त काटे, इसी त्रिज्या के 4 वृत्त काटे, और कागज के टुकड़े थे उनके हमने वृत्त काटे। फिर उसके बाद उसके रिंग काटते हुए हमने चारों तरफ से एक डिजाइन बना दिया कागज से, इतना काट किया। अब इन 4 वृत्तों को इस गोले में लपेटा, इसको लपेटा तो ये यहां तक हो गया पूरा, इसको लपेटा तो यहां तक हो गया पूरा, फिर इसके बाद दूसरे वाले को लपेटा तो यहां तक हो गया, पूरे चौथे को लपेटा तो पूरा ऊपर तक कंप्लीट हो गया। यानी 4 वृत्त ढकने मतलब इसको ढकने के लिए, पूरा पूरा लपेटने के लिए 4 वृत्तों की जरूरत पड़ी थी। ठीक है, इस वजह से इसका जो वक्र पृष्ठ होगा या संपूर्ण पृष्ठ होगा, तो 4 वृत्तों के वक्र पृष्ठ के बराबर होगा, यानी 4 वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो हमने क्या किया, इसका भी पाई आर स्क्वायर रखा, इसका भी पाई आर स्क्वायर रखा, इसका भी पाई आर स्क्वायर रखा, इसका भी पाई आर स्क्वायर रखा। कैसे, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, चारों का हमने पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर रखा। तो ये क्या हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर, पूरा वक्र पृष्ठ हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। यही हमारा गोले का वक्र पृष्ठ होगा, और या संपूर्ण पृष्ठ होगा। क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ होगा। वक्र पृष्ठ क्या है या संपूर्ण पृष्ठ क्या है, बात एक ही है। तो समझ में आ गया ना, इसका वक्र पृष्ठ हमने कैसे निकाला, गोले का वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ हमने कैसे ज्ञात किया। चलिए आयतन की बात करते हैं, आयतन की बात करते हैं। जो वक्र पृष्ठ हो गया ना, अब आयतन इसका कैसे निकालते हैं, देखिए आयतन, गोले का आयतन कैसे निकालेंगे। तो आयतन निकालने के लिए गोले का हमने क्या किया, गोले का आयतन निकालने के लिए क्या किया, एक हमने शंकु लिया, इसी शंकु लिया, शंकु के लिए क्या हमने h बराबर 2r लिया और r बराबर r लिया। ऐसा हमने एक शंकु बनाया जिसके व्यास के बराबर, जिसके व्यास के बराबर ऊंचाई है और इसकी त्रिज्या क्या है, r ही है। तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है ना। शंकु का जो आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब इस शंकु में, इस जो शंकु बना हुआ है इसका हमें पाई आर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, 3 पाई आर स्क्वायर एच है। एच का मान जो है 2r के बराबर है और r बराबर r है। इसको हमने भर के 2 ढक्कन इसमें पानी डाला, इस गोलाकार भाग में हमने पानी डाला, एक ढक्कन डाला तो आधा भर गया, दूसरा ढक्कन डाला तो फुल हो गया। इससे क्या होगा, जो गोले का आयतन होगा ना, गोले का आयतन जो होगा ना, वो 2/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा कि नहीं, क्योंकि 2 शंकुओं को भर के या एक ही शंकु को 2 बार पानी इसमें डाला गया भरकर, तो गोले का आयतन इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि गोले पूरा गोला 2 शंकु के भर के डालने में गोला पूरा भर गया है ना, तो उसका आयतन डाले गए पानी के आयतन के बराबर होगा।
अब ये देखिए 2/3 पाई आर स्क्वायर, एच की वैल्यू क्या होगी? एच की वैल्यू इसके बराबर होगी कि नहीं? आर बराबर आर था, लेकिन एच बराबर 2r, 2r का दुगुना था, तो यहाँ पे 2r कर लो। तो क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4/3 पाई आर क्यूब, ये हमारा शंकु गोले का आयतन हो जाएगा। अच्छा, एक बार फिर से समझ लीजिए, गोले का आयतन निकालने के लिए हमने क्या किया था? गोले का आयतन हमें कैसा पता चले? तो हमने क्या किया, जितना गोले का व्यास है उतनी ऊंचाई का एक शंकु लिया हमने, ठीक है, मान लिया उतनी ऊंचाई का एक शंकु ले लिया। फिर इसके बाद उसकी त्रिज्या कितनी लेना है? तो उसकी त्रिज्या जितनी गोले की त्रिज्या है उतनी ही त्रिज्या हमने शंकु की भी ले लिए। तो इस शंक्वाकार बर्तन को हमने पूरा पानी से भर दिया। फिर इस बर्तन के पानी को एक गोले में डाला हमने, तो ये आधा भर गया। फिर पूरा उठा के फिर से एक बार डाला, तो ये पूरा भर गया, यानी 2 शंकुओं में ये पूरा पूरा भरा जा रहा है। तो 2 गुणे शंकु का आयतन बराबर गोले के आयतन के बराबर होगा कि नहीं? तो वही है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जो शंकु का आयतन है, इसमें हम 2 का गुणा कर देंगे तो ये गोले के आयतन के बराबर हो जाएगा। हो गया। अब यहाँ पे देखिए एच कितना है? एच हमने बताया था इसके व्यास के बराबर है, तो एच बराबर 2r है कि नहीं? तो एच की जगह 2r रखेंगे। एच क्यों नहीं रख सकते हैं? क्योंकि एच यहाँ पे ठीक नहीं लगता और ना ही दिया होता है, हम त्रिज्या के रूप में पढ़ते हैं, तो हम त्रिज्या के रूप में ही इसको बदल देंगे। तो एच बराबर हमने 2r किया, तो इस तरह से 4/3 पाई आर क्यूब हमें गोले का आयतन प्राप्त हुआ। बात समझ में आ गई? तो गोले का आयतन और वक्रपृष्ठ हम देख चुके हैं। अब देखेंगे अर्धगोले के लिए। अब अर्धगोले के बड़ा सिंपल है, लिखेंगे अर्धगोले का आयतन। अगर अर्धगोले का आयतन देखेंगे तो इसका आधा ही हो जाएगा ना, इसका आधा ही तो हो जाएगा, और इसका आधा होने का मतलब है क्या आएगा? 1/3, 1/3 नहीं, हम क्या लिखेंगे? 2/3 पाई आर क्यूब। 4 है, 4 का आधा 2 ही तो होता है, बस ऊपर वाले का आधा कर दो और वही हमारा अर्धगोले का आयतन हो जाएगा। अच्छा, आयतन तो हो गया। अब हम वक्रपृष्ठ क्या लिखेंगे? वक्रपृष्ठ की बात करें तो वक्रपृष्ठ क्या लिखेंगे? तो देखिए, यहाँ पे 4 जो वृत्त हम काटे थे कागज के टुकड़े, उनको हमने लपेटना शुरू किया, तो 2 वृत्तों में आधा भाग पूरा ढक जाता था, ठीक है, आधा भाग पूरा ढक जाता था। तो अर्धगोले का जो वक्रपृष्ठ होगा 2 वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर होगा ना, क्या? 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब जब ये वक्रपृष्ठ तो आ गया 2 पाई आर स्क्वायर, ऊपर से मतलब नहीं है, ऊपर वाला भाग से मतलब नहीं है, क्योंकि काटने के बाद कुछ ऐसे ही हो जाएगा ना। तो वक्रपृष्ठ हमें मालूम है क्या होता है? वक्रपृष्ठ जो ऊपर नीचे से छोड़कर बाकी चारों तरफ से जो देख सकते हैं वही वक्रपृष्ठ होता है। ऊपर से देखने पर ये दिखेगा ना, इसको हमें वक्रपृष्ठ में नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो हम वक्रपृष्ठ तो बता चुके हैं, अब संपूर्ण पृष्ठ देख लो। संपूर्ण पृष्ठ में क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठ में जितने भी पृष्ठ होते हैं वो सभी पृष्ठों को लेना है। तो हमें इतने भाग का तो वक्रपृष्ठ पता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। ऊपर वाला भाग जो वृत्त के रूप में है, इसका भी क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर ही तो होगा, तो प्लस पाई आर स्क्वायर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ। तो उम्मीद करते हैं सारे फार्मूले विधिवत तरीके से समझ में आए होंगे। अगर इसमें कोई समस्या हो तो एक बार फिर से वीडियो को रिमाइंड करके अच्छे से देख लेना। पूरे फार्मूले बेसिक तरीके से एकदम कंप्लीट तरीके से आपके दिमाग में बस जाएंगे, और फिर इसके बाद कोई भी एक्सरसाइज का सवाल लगाएंगे तो उसमें खुद का दिमाग काम करेगा।